गाइस, वेलकम टू द WTS मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल। आज हम आपको मूवी एक्सप्लेन करेंगे 2025 में आई प्रिजनर ऑफ वॉर। ये कहानी है वर्ल्ड वॉर 2 की, जब पूरी दुनिया आपस में लड़ रही थी, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे भी सोल्जर्स थे जो दुश्मन की कैद में थे, और उन्हीं में एक ऐसा सोल्जर था जिसमें मार्शल आर्ट की ऐसी टेक्निक थी जो अब इस दुनिया से खत्म हो चुकी है। उसे हराना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। कहानी की शुरुआत में हमें साल 1950 का वक्त दिखाया जाता है, जहां पर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जेम्स राइट। वो आदमी मार्शल आर्ट्स की क्लास में जाता है जहां पर हर कोई प्रैक्टिस कर रहा होता है। सामने एक आदमी की फोटो लगी हुई होती है। जेम्स वहां पर पूछता है कि ये आदमी कहाँ है, मुझे इसके बारे में जानना है। वहां पर जो मार्शल आर्ट का मास्टर होता है वो कहता है कि ये मेरे पिता है, और वो ये कहता है कि मुझे मालूम था, मेरे पिता कहते थे कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे, लेकिन तुम डायरेक्ट मेरी क्लास के अंदर आ गए। तुमने यहाँ के डिसिप्लिन को तोड़ा है। इसलिए वो अपने क्लास के स्टूडेंट को कहता है कि जेम्स को यहाँ से भगाओ, और तभी उसके स्टूडेंट्स जेम्स पर हमला करते हैं। लेकिन जेम्स बहुत ही अच्छा फाइटर होता है। हालांकि वो वेस्ट से है, लेकिन फिर भी उसे जापानीज के फाइट करने के तरीके आते हैं। वो उन सब पर हावी हो जाता है। उसके बाद मास्टर अपने स्टूडेंट को रुकने के लिए कहते हैं, और वो जेम्स से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। कहानी इसके बाद फ्लैशबैक में जाती है। 1942 में ये वर्ल्ड वॉर का वक्त था, जब जेम्स राइट एक ब्रिटिश विंग कमांडर था। उसने बैटल ऑफ बटान में हिस्सा लिया था। वो अपना प्लेन लेकर दुश्मन की टेरिटरी में घुस गया था, और उसके प्लेन पर कई हमले किए जाते हैं, और जब उसका प्लेन क्रैश हो रहा होता है तब उसे अपने प्लेन से बाहर कूदना पड़ता है, और अब वो दुश्मन की टेरिटरीज में है। उसके चारों ओर जापानीज है जो उसे ढूंढ रहे हैं। जेम्स उन पर हमला करता है। हालांकि वो कुछ लोगों को मार भी देता है, लेकिन वहां पर जापानीज सोल्जर की तादाद कुछ ज्यादा ही है। इसीलिए वो जेम्स राइट को पकड़कर अपने प्रिजनर कैंप पर लेकर आते हैं, जहां पर और भी बहुत ज्यादा प्रिजनर्स होते हैं, और उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। यहाँ पर इंसानों को इंसान नहीं समझा जाता, और अब कर्नल आते हैं। वो अपने कुछ लोगों से कहते हैं कि जेम्स को जंगल में ले जाओ और उसे मार देना। तभी जेम्स को जंगल में ले जाया जाता है। जब वो लोग जेम्स को मारने वाले होते हैं, तब जेम्स अपने आप को बचाने के लिए तलवार की वार से बचने के लिए वो अपने सर को नीचे कर देता है। इसके बाद वो दुश्मनों पर हमला करता है, यानी कि जापानीज लोगों को एक एक करके मार रहा होता है। वो एक बहुत ही अच्छा फाइटर है, इसलिए एक एक करके वो सबको मार देता है। हालांकि जेम्स जख्मी है, लेकिन उसकी विल पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसीलिए वो दर्द में जंगल के अंदर की तरफ भागता है, जहाँ पर उसे एक प्लेन दिखाई देता है जो कि एक जापानीज प्लेन है, लेकिन ये रनिंग कंडीशन में नहीं होता। लेकिन जेम्स जानता है कि अगर उसे दुश्मन के इलाके से भागना होगा तो उसे इस प्लेन को उड़ाना होगा। तभी वो जंगल में चीजें ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन गलती से वो जापानीज के ट्रैप में फंस जाता है, जो कि उन्होंने जंगल में कहीं जगह बिछा रखे हैं। जेम्स फिर से जापानीज के कब्जे में है। उसे फिर से प्रिजनर कैंप लाया जाता है, जहाँ पर कर्नल उसे कहते हैं कि तुम्हें मारा जाएगा। उसकी जितनी भी बिलोंगिंग्स होती है कर्नल अपने पास रख लेते हैं। जेम्स यहाँ पर कुछ दूसरे प्रिजनर से भी मिलता है, जिसमें अमेरिकन भी होते हैं। अगले दिन जेम्स से ये कहा जाता है कि तुम्हें दूसरे प्रिजनर से फाइट करनी होगी। वो बहुत ही खतरनाक फाइटर होता है, और अब जेम्स और उस खतरनाक फाइटर के बीच में फाइट होती है, लेकिन जेम्स उसे चंद ही पलों में हरा देता है। दरअसल जेम्स ने कुछ सालों पहले ही हांगकांग में मार्शल आर्ट सीखा था, इसीलिए जेम्स को हराना इतना आसान नहीं है। तभी वहां पर कमांडर कर्नल के पास जाता है और कहता है कि जेम्स को मार्शल आर्ट्स आते हैं। वो कहता है कि वो बहुत ही खतरनाक प्रिजनर है और हमें जल्द से जल्द उसे मारना होगा। तब कर्नल कहते हैं कि जब इसका सही वक्त आएगा तब मैं तुम्हें बता दूंगा। उसके बाद कर्नल जेम्स को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारा मास्टर कौन है, क्योंकि जिस तरह का तुम मार्शल आर्ट्स करते हो अभी इस जमाने में लोग उस कला को भूल चुके हैं। इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा कम लोग हैं जो इस तरह की मार्शल आर्ट की आर्ट को जानते हैं। मैं तुम्हारे मास्टर के बारे में जानना चाहता हूँ। लेकिन जेम्स कुछ नहीं कहता। दरअसल वो अपने मास्टर का नाम नहीं बताना चाहता, जिससे कर्नल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और वो अपने आदमियों से कहता है कि कल जेम्स का इस दुनिया में आखिरी दिन है। कल उसे बैटलफील्ड में मार दिया जाएगा। अगले दिन जेम्स की बैटलफील्ड में 3 फाइटर से फाइट होती है। ये तीनों के तीनों प्रिजनर होते हैं। जेम्स उनसे लड़ने के लिए मजबूर है, क्योंकि अगर वो फाइट नहीं करेगा तो ये तीनों के तीनों उसे मार देंगे। जेम्स बहुत ही अच्छा फाइटर है। उसे मार्शल आर्ट की ऐसी ऐसी टेक्निक आती है
है जो जापान में बहुत ही कम लोग जानते हैं। और अब जेम्स एक एक करके सबको हरा देता है। जेम्स यहाँ से भागना चाहता है, इसीलिए वो प्लान बनाता है कि वो किसी भी तरीके से यहाँ का जो गार्ड है उसके रेडियो को चुराना चाहता है ताकि वो रेडियो से मदद बुला सके। और इस प्लान के बारे में वो दूसरे प्रिजनर्स को भी बताता है। इसीलिए दूसरे दिन काम करते वक्त प्रिजनर एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं ताकि गार्ड डिस्ट्रैक्ट हो जाए। वो प्रिजनर्स के पास आते हैं और इसी वजह से जेम्स को मौका मिल जाता है। वो ऊपर मचान पे जाके रेडियो को चुरा लेता है और तभी वहाँ पर कर्नल आते हैं। वो कहते हैं कि अगर यहाँ से किसी ने भी भागने की कोशिश की उन्हें बहुत बड़ी सजा मिलेगी। कर्नल को कुछ प्रिजनर्स पर शक होता है, इसलिए सबके सामने सबके दिल में डर बिठाने के लिए उन प्रिजनर को मार दिया जाता है। लेकिन इससे जेम्स के दिल और दिमाग में कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अब भी यहाँ से भागना चाहता है। इसीलिए रात में वो अपनी जिंदगी को रिस्क में रखकर यहाँ से बाहर निकलता है। दरअसल उसे ऐसी लोकेशन चाहिए जहाँ से वो रेडियो को यूज करे और अपनी एलाइज फोर्स को कांटेक्ट करके ये बताए कि यहाँ पर सबको कैदी बनाकर रखा गया है। जैसे कि जेम्स अभी अपने कैंप से बाहर होता है तभी वहाँ पर कैदियों को कैंप में उनकी चेकिंग हो रही होती है जहाँ पर उन्हें गिना जा रहा होता है। लेकिन जेम्स बहुत ही ज्यादा चालाक था। उसने अपने कैंप में अपने ब्लैंकेट के नीचे अपने शूज रख दिए थे। उस शूज को देखकर वहाँ का जो ऑफिसर है उसे लगता है कि जेम्स अपने बेड में यानी ब्लैंकेट के अंदर सो रहा है और इस तरह से जेम्स की जान बच जाती है। उसके बाद जेम्स अपने कैंप में वापस आ जाता है। अगली सुबह जेम्स अपने प्रिजनर फ्रेंड्स को कहता है कि हमें यहाँ पर मदद बुलाने के लिए एलाइड फोर्स को कोड वर्ड में मैसेज भेजना होगा ताकि वो जल्द से जल्द हम तक पहुंच सके। वहीं कर्नल को शक हो जाता है कि यहाँ से कुछ लोग अपने ट्रूप्स को मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वो जेम्स को अपने पास बुलाते हैं और कोड लैंग्वेज के बारे में उससे पूछते हैं। लेकिन जेम्स साफ साफ मना कर देता है जिस वजह से कर्नल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद वो जेम्स को सबके सामने बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं। कर्नल को कुछ प्रिजनर्स पर शक होता है। जेम्स की आंखों के सामने उन प्रिजनर्स को मार दिया जाता है। जेम्स का शरीर अभी पूरी तरीके से जख्मी है, उसे बहुत बुरी तरीके से मारा गया है और कर्नल अभी उसे फाइट करने के लिए कहते हैं। हालांकि जेम्स के पूरे शरीर में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है लेकिन फिर भी वो फाइट करता है क्योंकि अगर उसने फाइट नहीं की वो मारा जाएगा। जेम्स वो फाइट जीत जाता है। इसके बावजूद भी बंदूक के पिछले हिस्से से उस पर हमला किया जाता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और जब भी वो होश में आता है तब वो एक टेंट के अंदर होता है। वहाँ पर एक नर्स भी होती है जिसे जबरदस्ती यहाँ रखा गया है ताकि वो जख्मी लोगों की सेवा कर सके और वो जेम्स को ये बताती है कि तुम पहले ऐसे कैदी हो जिसे इस तरह का ट्रीटमेंट दिया गया है, वरना जिस तरह तुमने कर्नल की बातों को नहीं माना तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। जेम्स कुछ दिनों तक यही रहता है लेकिन थोड़ी दिन में उसकी स्ट्रेंथ वापस आ जाती है। तब उसे कैंप में भेज दिया जाता है जहाँ पर वो अपने साथियों से कहता है कि हमें स्ट्रांग रहना पड़ेगा और हम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएंगे। जेम्स को ये बताया जाता है कि जब तुम वहाँ थे तब हमारे कैंप के ऊपर से कुछ अलाइड फोर्स की प्लेन उड़े थे, जिसका मतलब ये होता है कि अलाइड फोर्स आसपास ही है। हमें जल्द से जल्द सिग्नल भेजना होगा ताकि वो लोग इस जगह पर हमला करके हमें आजाद कर सके। और अब रात में जेम्स अपने एक साथी के साथ बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन तभी एक गार्ड उन्हें देख लेता है जो कि बहुत ही यंग होता है। जेम्स उसे पकड़ लेता है, उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है लेकिन जेम्स उसे नहीं मारता और वो वापस अपने कैंप में आ जाता है। वो आज रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि बाहर सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट होती है और तभी उसके कैंप की चेकिंग की जाती है। तभी सारे प्रिजनर्स वहीं होते हैं। अगली सुबह कर्नल सारे प्रिजनर्स को बुलाते हैं क्योंकि उन्हें ये शक होता है कि कल रात कोई अपने कैंप से निकला था। जेम्स देखता है कि कर्नल बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और जब भी कर्नल गुस्से में होता है तो कई मासूम लोगों को जान से मार देता है। कर्नल उन सबको पूछता है कि मुझे बताओ कल रात को कौन अपने कैंप से बाहर निकला था और जिसने मेरे गार्ड्स के ऊपर हमला भी किया। जेम्स कहता है कि वो मैं था। जिसके बाद जेम्स के सामने एक प्रिजनर को लाया जाता है और उसे कहा जाता है कि तुम इसे मार दो। जेम्स कहता है कि मैं किसी इनोसेंट को नहीं मारता। तभी कर्नल अपने गार्ड को ऑर्डर देता है जिसके बाद उस प्रिजनर को मार दिया जाता है। ये देखकर सबके सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि उस प्रिजनर्स का कोई भी कसूर नहीं था। अभी एक बार फिर से कर्नल जेम्स को फाइट करने के लिए कहता है। कई सारे गार्ड्स जेम्स पर हमला करते हैं लेकिन जेम्स की स्किल्स के आगे कोई भी नहीं टिक पाता। जेम्स के साथी भी उसका साथ देते हैं और कई सारे गार्ड्स को बुरी तरीके से जख्मी कर देते हैं। जिसके बाद जेम्स के एक साथी को पकड़
लिया जाता है। रात में जेम्स कर्नल के पास जाता है और कहता है कि मेरे उस साथी को छोड़ दो, लेकिन कर्नल कहते हैं कि उसने रूल्स तोड़े हैं जिस वजह से उसे सजा मिलेगी। जेम्स कर्नल से कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही हिम्मत है तो तुम मुझसे फाइट करो, लेकिन कर्नल जेम्स से फाइट करने के लिए मना कर देता है, जिसके बाद जेम्स को वहां से बाहर फेंक दिया जाता है। अभी जेम्स अपने साथियों से फिर से बात करता है, कहता है कि आज रात कैसे भी करके हमें वहां पर सिग्नल भेजना होता है। और रात को जेम्स अपने कैंप से बाहर निकलता है। वो अपने एक ऐसे साथी को लेके जाता है जिसको कोडिंग आती है और वो दोनों उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ से सिग्नल भेज सकते हैं। सिग्नल भेजने के बाद ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। कई महीनों के बाद ये आज पहली बार खुश हुए हैं क्योंकि कोड में इन्होंने अपनी लोकेशन एलाइज फोर्सेस को भेज दी है, जिसका मतलब ये है कि कभी भी वो लोग यहाँ पर हमला करके इन सबको बचा लेंगे। ये वापस अपने कैंप पर आते हैं जहाँ ये देखते हैं कि वहाँ पर एक भी प्रिजनर नहीं है। इससे पहले कि ये कुछ सोच पाते यहाँ पर जापानीज सोल्जर आते हैं और उनमें से एक जेम्स पर हमला कर देता है, जिससे जेम्स बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तब उसके चारों ओर शोर होता है और चारों तरफ धुआं होता है। जेम्स समझ जाता है कि एलाइड फोर्सेस ने यहाँ हमला कर दिया है। फिर यहाँ पर नर्स आती है जो इन्हें आजाद कर देती है। फिर जेम्स अपने साथियों के साथ बाहर निकलता है। चारों तरफ बॉम्बिंग हो रही होती है और यहाँ पर जो सोल्जर्स थे वो प्रिजनर्स को मार रहे होते हैं। और अब जेम्स को समझ आ जाता है कि उसे कोई नया प्लान बनाना होगा और तभी ही वो अपने साथियों के साथ यहाँ से बच के निकल पाएगा। जेम्स कहता है कि अभी हमें एक नई रेडियो की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमें कहीं ना कहीं से रेडियो को अरेंज करना होगा। नर्स के साथ एक दूसरी नर्स होती है जो जापानीज गार्ड पर हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं, जो देखकर जेम्स और उसके साथियों को हिम्मत मिलती है और यहाँ पर जितने भी प्रिजनर्स बचे होते हैं वो गार्ड्स के ऊपर हमला कर देते हैं। इसके बाद जेम्स कर्नल के कैंप के अंदर जाता है जो अकेला वहाँ पर बैठा हुआ होता है। जेम्स फिर से एक बार कर्नल को लड़ने के लिए चैलेंज करता है और इस बार कर्नल उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। इन दोनों के बीच में एक भयानक तलवारबाजी होती है। ये दोनों ही बहुत अच्छे फाइटर्स होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जेम्स कर्नल पर भारी पड़ जाता है। तभी एक ऐसा पल आता है कि जेम्स कर्नल को जस्ट मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर जेम्स का साथी आ जाता है और जेम्स को लेकर चला जाता है। उसका साथी कहता है कि जेम्स अब हमें हमारे प्लान पर काम करना होगा। और जब भी जेम्स और उसके साथी भाग रहे होते हैं तभी वहाँ पर जो एक कमांडर होता है वो जेम्स को गोली मारने ही वाला होता है और जैसे ही वो गोली चलाता है तब कर्नल उसकी गन ऊपर कर देता है, जिससे जेम्स की जान बच जाती है और जेम्स ये सब अपनी आंखों से देख लेता है। दरअसल कर्नल को पता है कि वो जेम्स से हार चुका है और वो उसे कायरो की तरह नहीं मारना चाहता। जेम्स वहाँ से निकल जाता है और वो उस प्लेन के पास जाता है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। ये सब के सब जितने भी बचे हुए कैदी होते हैं वो उस प्लेन के अंदर बैठ जाते हैं, जिसके बाद इनके ऊपर एक दूसरा प्लेन आता है। वो अपना हुक नीचे फेंकता है, वो हुक उस प्लेन में फंस जाता है जिसमें जेम्स और उसके साथी बैठे हैं और उस प्लेन को भी ये लोग ऊपर खींच लेते हैं, जिस वजह से जेम्स और उसके साथियों की जान बच जाती है। लेकिन अब भी वहाँ पर बहुत सारे कैदी ऐसे प्रिजनर्स हैं जो अब भी वहीं पर फंसे हुए हैं। उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो जेम्स के साथ यहाँ से निकल पाते। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ जेम्स कर्नल के बेटे के सामने खड़ा है। कर्नल का बेटा जेम्स से कहता है कि मेरे डैड ने मुझे आपके बारे में बताया था, लेकिन 1 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे फाइट करें और जेम्स उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और चंद ही मिनटों में वो कर्नल के बेटे को फाइट में हरा देता है, क्योंकि जो मार्शल आर्ट की कला जेम्स को आती है वो इस दुनिया से लगभग खत्म हो चुकी है और वो एक यही कारण होता है कि जेम्स के आगे कोई नहीं टिक पाता। जेम्स कहता है कि मैं अपना बैज लेने आया हूँ। दरअसल कर्नल ने उस वक्त उसका बैज ले लिया था जब वो उसकी कैद में था। कर्नल का बेटा जेम्स को उसका बैज लौटा देता है और कहता है कि मेरे डैड ने इसको बहुत ही संभाल के रखा हुआ था। जेम्स अपना बैज लेकर चला जाता है और इसी के साथ ये फिल्म और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।